पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की इस सीरीज में आज हम जॉन लॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जॉन लॉक के संबंध में भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जिसे हमने अन्य विचारकों के लिए अपनाया है, जिसमें हम सबसे पहले जॉन लॉक का जीवन परिचय देखेंगे। इसके बाद इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं उनको देखेंगे और इसके बाद इन्होंने जितने भी सिद्धांत या फिर विचार दिए हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जॉन लॉक के जीवन परिचय की तरफ आगे बढ़ते हैं। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और 1704 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक अंग्रेजी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो वेस्टमिंस्टर स्कूल में हुई थी। इन्होंने बीए और एमए की उपाधि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और इसके बाद जो है जॉन लॉक इसी विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर छात्रों को पढ़ाया, लेकिन उसके कुछ समय बाद जो है इनकी रुचि प्रोफेसर से हट गई और इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से त्यागपत्र दे दिया था। और फिर उसके बाद ये डॉक्टर लाइन में चले गए और इन्होंने डेविड नामक एक चिकित्सक के निर्देशन में जो है डॉक्टरी सीखना प्रारंभ कर दिया और उसके बाद ये जल्द ही जो है एक अच्छे डॉक्टर के रूप में भी प्रसिद्ध हुए थे। जॉन लॉक का जो दार्शनिक कार्य है वो उसके समय के जो राजनीतिक और धार्मिक उथल पुथल हो रही थी उससे काफी प्रभावित था। कहने का अर्थ ये कि जो जॉन लॉक का समय था उस समय भी परिस्थितियां काफी कठिन थी और उनके समय में जो है राजनीतिक और धार्मिक उथल पुथल देखा गया था, क्योंकि जॉन लॉक जो है वो यूके में जो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी जिसे हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। लॉक जो है वो इसी समय के विचारक हैं और इस क्रांति का परिणाम ये हुआ था कि यूके में जो है वो लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। इस क्रांति में बिना रक्तपात के यानी बिना किसी खून खराबे या युद्ध के जो है सत्ता में परिवर्तन आ गया था। अर्थात लॉक जो है इसी क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित थे और जब उन्होंने सामाजिक समझौता दिया और फिर जब राज्य का निर्माण करते हैं वो, तो उस राज्य में जो है व्यक्ति को क्रांति का अधिकार देते हैं। इसके अलावा लॉक के राजनीतिक दर्शन में जो है व्यक्तिगत अधिकारों और सीमित सरकार के महत्व पर बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों के पास जो है जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का जो है प्राकृतिक अधिकार है और इन अधिकारों को सरकार द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो लॉक हैं वो सामाजिक अनुबंध यानी कि सामाजिक समझौते की जो अवधारणा है जिसमें हॉब्स ने इसकी शुरुआत की, तो जो लॉक हैं वो भी इससे काफी प्रभावित थे और इस सामाजिक अनुबंध यानी सामाजिक समझौते की जो अवधारणा है उसमें विश्वास करते हैं, जिसके अनुसार सरकार अपनी शक्ति शासितों की सहमति से प्राप्त करती है। इस प्रकार जो है हम जॉन लॉक का एक छोटा सा जीवन परिचय देख सकते हैं, जिसमें जो जॉन लॉक हैं वो एक अंग्रेजी दार्शनिक हैं और उन्होंने जो है अपना बीए और एमए की जो पढ़ाई है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करते हैं और कुछ समय बाद जो है उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर के तौर पर लग जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनकी जो रुचि है वो प्रोफेसर से हट जाती है और उसके बाद जो है वो डॉक्टरी लाइन में आगे बढ़ते हैं और एक प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में उभर कर आते हैं। इसके अलावा जॉन लॉक जो हैं वो अपने समय की परिस्थिति से भी काफी प्रभावित थे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रक्तहीन क्रांति या फिर गौरवपूर्ण क्रांति हो रही थी जिसमें यूके की जो सत्ता है उसका शांतिपूर्वक परिवर्तन हो जाता है बिना किसी खून खराबे के। इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। इससे वो काफी प्रभावित थे, इसीलिए जब वो अपने विचार रखते हैं तो उसमें जो है राज्य के विरुद्ध क्रांति का अधिकार लोगों को देते हैं। यदि राज्य के जो नागरिक हैं वो वहां की सरकार या फिर राज्य से नाखुश हैं तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो सरकार के विरुद्ध क्रांति कर सकें। इसी क्रांति के अधिकार के चलते जॉन लॉक को जो है क्रांति के अधिकार का अग्रदूत भी कहा जाता है। हम आगे चलते हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं उसको देखते हैं। इनकी जो सबसे पहली महत्वपूर्ण किताब है वो है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ये 1689 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा इनकी जो दूसरी किताब है वो है 4 लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस। ये भी 1689 में प्रकाशित होती है।
इसके अलावा तीसरी इनकी जो महत्वपूर्ण किताब है वो है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये 1690 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा अगली जो इनकी बुक है वो है सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, ये 1693 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा द रिजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये 1695 में प्रकाशित होती है। जॉन लॉक की ये महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनसे संबंधित जो प्रश्न है वो हमें विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलता है। आप इन किताबों को नोट करें और इसे याद करने का प्रयास करें। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉन लॉक को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्यों इतना महत्व दिया जाता है, या फिर जॉन लॉक की प्रसिद्धि का क्या कारण है। सबसे पहला है, इन्हें अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है। इनका ये मानना था कि व्यक्ति जो होता है वो अपने अनुभव से ही सीखता है। उन्होंने जो है टबला रसा यानी कि कोरी स्लेट, इसका विचार दिया है और वो बताते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो टबला रसा यानी कि उनका जो दिमाग होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और समाज में क्या कुछ हो रहा है इसको समझता है और जो उसका अनुभव होता है उसी के आधार पर जो है उसके दिमाग में सारी चीजें लिखती जाती हैं और वो अपने अनुभव के हिसाब से धीरे धीरे चीजों को समझता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। इस संबंध में उन्होंने जो है अनुभववाद का विचार दिया। अगला जो है वो प्राकृतिक अधिकार के जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि जॉन लॉक जो हैं वो प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्ति को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये 3 अधिकार वो बताते हैं जो कि व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त होते हैं। इसे कोई भी व्यक्ति या राज्य या सरकार नहीं छीन सकता और वो बताते हैं कि राज्य का जो अस्तित्व है वो इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए है और इसमें से भी जो संपत्ति का अधिकार है उसे वो अधिक महत्व देते हैं और कहते हैं कि सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो संपत्ति का अधिकार है उसको वो सुरक्षित करे। इस संदर्भ में हम जो है लॉक को प्राकृतिक अधिकार के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। इसके बाद जो है वो एक सीमित सरकार या फिर सत्ता का प्रणेता है, क्योंकि हम हॉब्स को देखते हैं तो वो जिस सरकार या फिर जिस प्रभुसत्ता की स्थापना करता है उसमें वो एक निरंकुश सत्ता की स्थापना करता है, उसे वो पूरी शक्ति दे देता है, पूरी सत्ता दे देता है। और हॉब्स जो है अपने संप्रभु को अद्वय, अविभाज्य और सर्वोच्च मानते हैं समाज में, कि उसे समाज में कुछ भी करने का अधिकार है और शर्त यही है कि केवल व्यक्ति का जो जीवन है वो सुरक्षित रहे। जबकि जॉन लॉक जो है वो जिस सरकार या फिर जिस राज्य की स्थापना करते हैं उसमें वो सीमित सरकार की बात करते हैं और वो सरकार को केवल कुछ ही कार्य करने का अधिकार देते हैं। जबकि हॉब्स के संबंध में जो है व्यक्ति अपने सारे अधिकार जो है प्रभुसत्ता को सौंप देता है। और लॉक के सामाजिक समझौता जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जब सामाजिक समझौता होता है, इस प्राकृतिक अवस्था के जो लोग होते हैं वो अपने सभी अधिकार उसको नहीं देंगे, बल्कि वो केवल 3 ही अधिकार देंगे और फिर उसके बाद जिस सरकार या फिर जिस सत्ता का निर्माण होगा वो सीमित होगा, क्योंकि समाज में जो है उसे केवल 3 ही अधिकार जब प्राप्त हुए हैं तो वो कैसे मनमानी कर सकता है या कैसे समाज में जो है वो सर्वोच्च हो सकता है। तो इस संबंध में जो है जॉन लॉक जो है सीमित सरकार या फिर सत्ता के प्रणेता है। अगला है जो ये उदारवाद के भी पिता माने जाते हैं। उदारवाद हम सब जानते हैं उदारवाद क्या है, और उदारवाद का जो शुभारंभ है ये ऐसा माना जाता है जॉन लॉक के समय से ही हो गया था, क्योंकि जॉन लॉक जो है वो व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं और व्यक्ति को ऐसा मान के चलते हैं कि व्यक्ति विवेकशील है और वो अपना भला बुरा समझता है। जॉन लॉक जो है वो पूंजीवादी दर्शन के प्रणेता भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है संपत्ति का अधिकार लोगों को दिया और बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी निजी संपत्ति रख सकता है, लेकिन वो सीमित संपत्ति की भी बात करते हैं कि व्यक्ति जो है अपनी जरूरत के हिसाब से ही संपत्ति रख सकता है। ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें हमें लॉक के संबंध में पता होने चाहिए और यही वो कारण है जिस कारण से जॉन लॉक प्रसिद्ध हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जॉन लॉक के संबंध में इन्होंने जितने भी सिद्धांत या फिर विचार दिए हैं इसे एक एक करके समझने का
प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इनके मानव स्वभाव संबंधी विचारों को समझेंगे और इसके बाद हम इनके द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और प्राकृतिक अवस्था में ही इन्होंने जो है मूल रूप से 3 बातों पर अधिक जोर दिया है, उसको हम समझेंगे। जिसमें सबसे पहला जो है वो प्राकृतिक कानून के बारे में बताते हैं, इसको हम समझेंगे। और दूसरा जो है वो प्राकृतिक अधिकार के विषय में चर्चा करते हैं, इस प्राकृतिक अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा जो है वो निजी संपत्ति को लेकर बात करते हैं। इन तीनों ही विचारों पर जो है हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है उनका सामाजिक समझौता का जो विचार दिया गया इसको समझेंगे। हम ये देखेंगे कि सामाजिक समझौता क्यों होता है और सामाजिक समझौते के क्या कारण होते हैं, और उनके पूरे सामाजिक समझौते का जो विचार है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम जो है इनके मानव स्वभाव संबंधी विचारों की तरफ आगे बढ़ते हैं और इनके मानव स्वभाव संबंधी विचार को समझते हैं। जॉन लॉक ने हॉब्स के विपरीत मानव स्वभाव का वर्णन किया है। उसकी दृष्टि में मानव मूलतः अच्छा, शांतिपूर्ण और सामाजिक होता है। प्रत्येक विचारक पर उसके समय की परिस्थितियां जो हैं उसके विचारों को प्रभावित करती हैं। जैसा कि हॉब्स के संबंध में उसके समय की जो परिस्थितियां थी वो काफी विपरीत थी, अर्थात उसने जो भी विचार या सिद्धांत दिया है उसमें हमें नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। जिसमें हॉब्स ने जो मानव स्वभाव का विचार दिया था उसमें उन्होंने बताया जो व्यक्ति है वो दुराचारी होता है, लालची होता है, एकांकी होता है, दुष्ट होता है और जो है हमेशा शक्ति का भूखा रहता है। इस संबंध में जो है हॉब्स मानव स्वभाव का वर्णन करते हैं, जबकि जॉन लॉक जो हैं वो मानव स्वभाव को अच्छा मानते हैं। वो जो है हॉब्स के बिल्कुल विपरीत अपने विचार रखते हैं और वो व्यक्ति का आचरण या फिर उसके स्वभाव को अच्छा बताते हैं व्यक्ति जो है वो समाज में शांति प्रिय होता है, वो शांतिपूर्ण होता है, वो एक दूसरे का सहयोग करता है और व्यक्ति जो है वो सामाजिक होता है। और जॉन लॉक जो है वो ऐसे विचार क्यों रखते हैं? क्योंकि लॉक की जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल अनुकूल थी और इसका जो प्रभाव है वो उसके जीवन पर पड़ना स्वाभाविक था। लॉक ने जिन विचारों को रखा उसमें हमें जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, क्योंकि जो लॉक की परिस्थितियां थी वो बिल्कुल ही अनुकूल थी। उसे जो है हमेशा दूसरों से सहयोग मिलता रहा, उसे लोगों से सहायता मिली समय समय पर। इस कारण से उसके जो विचार हैं उसमें इन सभी चीजों का दिखना स्वाभाविक है। जॉन लॉक को अपने पिता का स्नेह मिला, मित्रों की सहानुभूति मिली और वहाँ के जो लॉर्ड एस्ले थे उनसे जो जॉन लॉक है उसको काफी सहायता मिलती थी। और इन्हीं सब कारणों से जो जॉन लॉक है उसमें ये विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि जो मनुष्य है वो दया, प्रेम, सहानुभूति इन सभी से प्रेरित होता है और उसमें ऐसी विशेषताएं होती हैं। इन सभी चीजों से जो है जॉन लॉक काफी प्रभावित होते हैं और उन्होंने जिस मानव स्वभाव का जो वर्णन किया उसे अच्छा, शांति प्रिय, सहयोगी और सामाजिक जैसी विशेषताएं मानव स्वभाव की बताई। जबकि जो थॉमस हॉब्स थे उनकी परिस्थितियां उनके समय के अनुकूल नहीं थी और उन्होंने जो अपने जीवन से अनुभव किया उसी अनुभव के आधार पर जिस मानव स्वभाव का वो वर्णन करते हैं उसमें वो व्यक्ति को लालची, दुराचारी, शक्ति का भूखा इस प्रकार से मानव स्वभाव को बताते हैं। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य सहयोगी, सामाजिक, शांति प्रिय, नैतिक, प्रेम, दया स्वभाव का अच्छा प्राणी होता है। और मानव स्वभाव का ये जो वर्णन है वो उन्होंने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट 1689 में किया था। उन्होंने इसके दूसरे खंड में जो है मानव स्वभाव का विश्लेषण करते हुए इसे इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। पहले वो विवेक के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसमें सर्वप्रधान गुण जो है वो विवेक है, इसीलिए वह सब नियमों को स्वीकार करता है और उनके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करता है। कहने का अर्थ ये कि जॉन लॉक जिस मानव स्वभाव के बारे में वर्णन करते हैं उसमें वो व्यक्ति को बुद्धिमान मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो होता है उसके अंदर विवेक होता है, उसे उसमें जो है सोचने समझने की क्षमता होती है। समाज में उसके लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए नैतिक है और क्या अनैतिक है,
ये सब सोचने समझने की क्षमता जो है व्यक्ति में होती है। इसीलिए जो लॉक हैं वो मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हैं और इसीलिए उदारवाद का जो जन्मदाता है वो जॉन लॉक को माना जाता है, क्योंकि उदारवाद की जो विचारधारा है वो भी इसी बात पर आधारित है कि राज्य को या सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप व्यक्ति के भीतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है विवेकशील है और उसमें जो है सोचने समझने की क्षमता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये पता होता है और व्यक्ति को जो है स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ऐसे विचार हमें उदारवाद में देखने को मिलता है। आगे जो लोग मानव स्वभाव के बारे में बताते हैं कि मनुष्य में पारस्परिक सहयोग और सामाजिकता का जो गुण है वो पाया जाता है। वह प्रेम, दया, शांति, सज्जनता, एकता और नैतिकता में विश्वास रखता, यानी कि व्यक्ति में ये सभी गुण होते हैं। इसके बाद वो दूसरी विशेषता मानव समानता बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है, इसीलिए वह नैतिक दृष्टि से दूसरे मनुष्यों के समान है। उसे केवल वही अधिकार प्राप्त है जो उसे मनुष्य के नाते प्राप्त होने चाहिए, न कि वह अधिकार जो शक्ति, स्थिति या संपत्ति के कारण प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ ये कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में जो दूसरा बिंदु वो रखते हैं वो मानव समानता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में है वो एक स्वतंत्र इकाई है और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समान है, यानी व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सभी को एक समान अधिकार मिले हैं और प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो दूसरे के अधिकारों का सम्मान करे। जो अधिकार एक व्यक्ति को एक मनुष्य या फिर मानव होने के नाते मिले हैं वही अधिकार दूसरे व्यक्ति को भी मनुष्य या मानव होने के नाते मिले हैं। कुल मिलाकर जो जॉन लॉक हैं वो समाज में मानव समानता की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज में समान है। अब वो व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, उसे मनुष्य होने के नाते जो भी अधिकार एक व्यक्ति को मिला है वही अधिकार जो है दूसरे व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। इस प्रकार जो है हम जॉन लॉक के संबंध में उनका जो मानव स्वभाव संबंधी विचार था उसे हम समझ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है थॉमस हॉब्स के संबंध में जो उन्होंने मानव स्वभाव संबंधी विचार दिया था और जो जॉन लॉक हैं और उन्होंने जो मानव स्वभाव संबंधी विचार दिया है उसके बीच में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपने थॉमस हॉब्स के संबंध में जो लेक्चर है वो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर 56 मिनट की वीडियो है, यानी कि 1 घंटे में आपको थॉमस हॉब्स के संबंध में सब कुछ देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जॉन लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था उसके मानव स्वभाव से संबंधित है। उसने हॉब्स की तरह यह माना कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जिसमें समाज था लेकिन राज्य नहीं। राज्य का निर्माण लोगों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम था। और जॉन लॉक जो हैं वो हॉब्स के इस विचार को मानते हैं कि राज्य बनने से पूर्व जो है प्रत्येक व्यक्ति एक प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जहां पर समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था। और जब इस प्राकृतिक अवस्था में जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है, इनका रहना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है, तब उन लोगों को जो है इस प्राकृतिक अवस्था से निकलने की आवश्यकता महसूस होती है और वो मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। और ये राज्य का निर्माण वो जो है एक समझौते के तहत करते हैं, जिसे जो है हम सामाजिक समझौता कहते हैं। हॉब्स के इन सभी विचारों से जो है जॉन लॉक सहमत थे और वो भी इसे बिल्कुल मानते थे। लेकिन हॉब्स की तुलना में लॉक के जो विचार थे वो काफी अलग थे। जैसे कि हमने अभी अपनी पिछली स्लाइड में देखा कि मानव स्वभाव के संबंध में जो हॉब्स कहते हैं वो मनुष्य के स्वभाव को नकारात्मक बताते हैं, जबकि जॉन लॉक जो हैं वो उसे सकारात्मक बताते हैं। इसी प्रकार अब हम प्राकृतिक अवस्था में दिखेंगे कि जॉन लॉक के विचार क्या थे और हॉब्स के विचार कैसे अलग थे। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य अच्छा, शांतिप्रिय, परोपकारी, सामाजिक और विवेकी है।
इसीलिए प्राकृतिक अवस्था में उसका जीवन जो है वो सुखमय और शांतिमय था। लॉक के अनुसार उसका जीवन, उसकी स्वतंत्रता, उसकी संपत्ति जो है प्राकृतिक अवस्था में सुरक्षित थी। लॉक बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो समृद्धि, संपन्न और शांतिपूर्ण अवस्था थी। जॉन लॉक का मानना था कि ये जो प्राकृतिक अवस्था थी ये समानता और स्वतंत्रता की अवस्था थी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सब अधिकार समान रूप से होते हैं, किसी अन्य से अधिक नहीं। मतलब कि ये जॉन लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया वो भी काफी सकारात्मक किया, क्योंकि इनका कहना है कि जब व्यक्ति का आचरण या उसका स्वभाव अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जिस समाज या जिस राज्य में रहेगा वहां का वातावरण भी सकारात्मक होगा। इसीलिए जॉन लॉक बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो है व्यक्ति का जीवन सुखमय और शांतिमय था, यानी उसे प्राकृतिक अवस्था में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं था, वो शांति से अपना जीवन जीता था। और वो बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो है व्यक्ति को उसकी जीवन, उसकी स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति, ये तीनों चीजें सुरक्षित थी। जबकि थॉमस हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था उसमें वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो युद्ध की अवस्था थी। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के साथ युद्ध होता रहता था और हमेशा उनको हिंसात्मक मृत्यु का खतरा बना रहता था। जबकि जॉन लॉक जो हैं वो प्राकृतिक अवस्था को समृद्धि, संपन्न और शांतिपूर्ण अवस्था बताते हैं। और जॉन लॉक ये बताते हैं कि ये जो अवस्था है वो समानता और स्वतंत्रता की अवस्था थी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए थे, किसी को भी किसी भी आधार पर दूसरे व्यक्ति से अधिक अधिकार नहीं दिए गए थे और सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीते थे। इस प्रकार जो है हम जॉन लॉक द्वारा प्राकृतिक अवस्था का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया उसे समझ सकते हैं। अब यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार जब हम हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था को पढ़ रहे थे और उन्होंने जो अपने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया उसे बताया ये युद्ध की अवस्था है और इसमें व्यक्तियों के बीच सदैव जो है युद्ध होते रहते हैं और हमेशा उनमें मृत्यु का खतरा बना रहता है। इन सबके बावजूद जो है व्यक्ति उस अवस्था में कैसे जीवित रहा और व्यक्ति अपना जीवन उस परिस्थिति में कैसे सुरक्षित रख पाया, उसके लिए वो कारण भी बताते हैं, जिसमें वो प्राकृतिक कानून के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उस समय जो प्राकृतिक अवस्था थी जो कि युद्ध की अवस्था थी, उसके बावजूद वहां पर लोगों को 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून प्राप्त थे। इसके अलावा उन्हें जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी, जिस कारण प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित रख पाए। अब इसी संदर्भ में जो जॉन लॉक हैं वो यहाँ पर दो अन्य चीजों का वर्णन करते हैं और वो ये चीज बताते हैं कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है ये इतनी समृद्धि, इतनी संपन्न और शांतिपूर्ण क्यों है, इसका औचित्य वो सिद्ध करते हैं और बताते हैं कि ये जो अवस्था है ये समानता और स्वतंत्रता की अवस्था क्यों है। इसके लिए भी जो जॉन लॉक हैं वो दो बातों का वर्णन करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो भी प्राकृतिक कानून की बात करते हैं। लेकिन यहाँ ये समझने की बात है कि हॉब्स ने जिस प्राकृतिक कानून की बात की वो अलग थी और जॉन लॉक जिस प्राकृतिक कानून की बात करते हैं वो काफी अलग है। इसके अलावा जॉन लॉक जो दूसरा कारण बताते हैं वो प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं और वो इन दो कारणों को बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में क्यों इतनी शांति, समृद्धि और संपन्नता थी। इन्हीं कारणों से यहाँ पर जो है समानता और स्वतंत्रता की भावना इनमें मौजूद थी। हम आगे बढ़ते हैं और जॉन लॉक के द्वारा जो प्राकृतिक कानून का वर्णन किया गया उसको समझने का प्रयास करते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में न्याय, मित्रता, सद्भावना तथा परस्पर सहयोग की भावना का आधारभूत कारण यह है कि उसमें जो मनुष्य का आचरण है वो प्रकृति के अनुसार चल रहा था, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जो है उसे शासित करने के लिए एक प्राकृतिक कानून होता है जो कि प्रत्येक को विवश करता है। कहने का अर्थ ये कि लॉक जो है जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं उसमें वो प्राकृतिक कानून का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है वो एक प्राकृतिक कानून के अनुरूप चल रही थी और यही जो प्राकृतिक कानून है
वो प्रत्येक व्यक्ति को मजबूर करता था कि आप जो है दूसरे लोगों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, अपने अंदर जो है सद्भावना रखें तथा आप जो है हमेशा एक दूसरे का सहयोग कर कर चलें। अब सवाल ये आता है कि लोग जो हैं वो इसका पालन क्यों करें? इसके लिए भी लॉक जो है कारण बताते हैं। हम आगे देखते हैं और इसे समझते हैं। लॉक जो है जिस प्राकृतिक कानून का वर्णन करते हैं वो विवेक पर आधारित है। उसका मानना है कि भगवान ने ही मनुष्य और पृथ्वी की रचना की है और मनुष्य को पृथ्वी पर अपनी योजना के तहत भेजा है तथा व्यक्तियों को जो है पथ प्रदर्शक के रूप में प्रज्ञा प्रदान की है। यह प्रज्ञा ही समस्त मनुष्यों को समान, स्वतंत्र और समाज प्रिय बनाती है, क्योंकि समस्त मनुष्य एक ही सर्वशक्तिमान या फिर सृष्टिकर्ता की कृति है तथा संसार में उसी के आदेश अनुसार और उसी का कार्य करने के लिए आए हैं। इसीलिए वह सब समान और स्वतंत्र हैं। कोई भी दूसरे की इच्छा पर आश्रित नहीं है और कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर सकता। मतलब ये कि लॉक जो है जिस प्राकृतिक कानून की बात करते हैं उसे वो ईश्वरीय मानते हैं। वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक कानून है वो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, बल्कि ये ईश्वर की देन है और इस कानून के अनुसार भगवान ने ही सभी मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी की या फिर इस संसार की जो रचना है वो भी ईश्वर ने ही की है और सभी मनुष्यों को इस पृथ्वी पर एक योजना के तहत भेजा है और उनको जो है मार्गदर्शक के रूप में प्रज्ञा दिया है और यही प्रज्ञा है जो सभी मनुष्यों को समान, स्वतंत्र और समाज प्रिय बनाती है। यानी उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं उत्पन्न करती है। सभी लोगों में जो है स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न करती है, एक दूसरे में सहयोग की भावना लाती है। अब उनमें सहयोग की भावना क्यों आएगी? क्यों उनमें एक दूसरे के प्रति समानता या फिर समान होने की भावना आएगी? उसके लिए वो ये तर्क देते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं वो एक ही सर्वशक्तिमान या फिर जिसने सृष्टि को बनाया है उसी की संतान है और इस संसार में उसी के आदेश अनुसार आए हैं और उसी का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं वो सभी समान हैं और स्वतंत्र हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है और आपस में सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी लोग ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अब ये उनका कर्तव्य बन जाता है कि आप लोग किसी भी आधार पर दूसरे व्यक्ति के जीवन को ना छीनो या फिर दूसरे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन ना करो। और प्रत्येक व्यक्ति जो है इसका पालन क्यों करेगा? इसके लिए वो बताते हैं कि हर व्यक्ति को जो है ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है और यही व्यक्ति का जो विवेक है वही उसे ये बताता है कि ना तो उसे खुद की जान लेनी है और ना ही उसे दूसरों की जान लेनी है, क्योंकि यह प्रभु की योजना है और यदि ऐसा नहीं होता तो यह उनकी योजना का उल्लंघन है। कहने का अर्थ ये कि प्रत्येक व्यक्ति को जो ईश्वर हैं उन्होंने बनाया है और इस पृथ्वी और इस संसार की रचना भी ईश्वर ने ही की है और उन्होंने एक योजना के तहत इन सभी लोगों को इस धरती पर भेजा है और अपना जीवन निर्वाह कर सके इसके लिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में विवेक या फिर बुद्धि दिया है। अब चूंकि सभी व्यक्ति जो हैं उसी ईश्वर की संतान हैं, उसी ईश्वर की कृति हैं, अब यहाँ पर आकर जो मनुष्य हैं वो अपने कुछ निजी लाभ के लिए एक दूसरे की जान लेने लग जाएं, ये गलत होगा। तब जो जॉन लॉक हैं वो बताते हैं यदि ऐसा होता है तब ये ईश्वर की उस योजना का उल्लंघन होगा। समाज में कोई व्यक्ति ज्यादा कष्ट में है तो वो आत्महत्या कर लेता है या फिर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की जान ले लेता है और यदि ऐसा होता है तो लॉक बताते हैं कि तब जो है ईश्वर की योजना का उल्लंघन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं अब लॉक के विचारों को समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने क्यों मनुष्य को समान बताया है, क्यों उसे बताया कि सब लोग जो हैं प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र थे, वो जो है एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, वो बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय थे, हमेशा जो है दूसरे की सहायता के लिए खड़े होते थे और किसी भी आधार पर जो है वो एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे। इसका कारण यही है कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी ईश्वर का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं और वो सभी एक ही सर्वशक्तिमान की उपज हैं और उन्हें एक
योजना के तहत इस धरती पर भेजा गया है और उन्होंने जो आदेश दिया है उसी का पालन कर रहे हैं और उन्हीं के कार्यों को ये यहाँ पर कर रहे हैं। इसीलिए उनके बीच में जो है किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता था, ऐसा लॉक का मानना है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम या कानून व्यक्ति के ऊपर कुछ कर्तव्यों को भी लागू करता है। यह कर्तव्य जो है सकारात्मक है व नकारात्मक है। कहने का अर्थ ये कि प्राकृतिक नियम या फिर जो प्राकृतिक कानून था वो प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ कर्तव्य भी लागू करता था। अब ये दो प्रकार के थे, इनको हम देखते हैं, जिसमें सकारात्मक था और दूसरा नकारात्मक। सबसे पहले हम सकारात्मक को देखते हैं। ये व्यक्ति के ऊपर क्या कर्तव्य लागू करता है। पहला ये कि दूसरों की मदद व सहायता करना। कहने का अर्थ ये कि प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति रह रहे थे उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो दूसरों की मदद करें और जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करें। ये जो है ये प्राकृतिक कानून बताता है। दूसरा कर्तव्य ये है कि भूखे को भोजन दे। तीसरा कर्तव्य है कि मानवता को बचाए रखें या फिर मानवता को बचाए रखना। ये प्राकृतिक कानून के सकारात्मक कर्तव्य हैं जिसका पालन प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को करना है। इसके अलावा लॉक जो है वो नकारात्मक कर्तव्य भी बताते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि किसी की जान ना लेना। दूसरा है कि किसी को चोट या फिर आघात ना पहुंचाना। तीसरा है कि किसी को बुरा ना कहना। ये कुछ नकारात्मक कर्तव्य हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना है। अब ये वो नियम और कानून थे जिसके आधार पर जो है जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था चल रही थी। अब जहां पर ऐसे कर्तव्य व्यक्तियों पर लागू होंगे वहां पर शांतिपूर्ण जीवन होना स्वाभाविक है। इसके अलावा सहयोग करना, मानवता को बचाए रखना, ऐसे ऐसे नियम और कानून हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी जो प्राकृतिक अवस्था होगी वो काफी सकारात्मक होगी। जबकि थॉमस हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी और उसका जो कानून था वो जॉन लॉक से काफी अलग था। उसमें जो व्यक्ति को प्राकृतिक स्वतंत्रता मिली थी उसमें वो सीधे ही बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी करने की आजादी थी। यदि व्यक्ति सक्षम है तो वो दूसरे को धर दबोचे, दूसरे को लूट सकता है। ऐसे में जो वहाँ की प्राकृतिक अवस्था होगी वो कैसी होगी, उसमें विवाद हमेशा होते रहेंगे, परस्पर जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। इस प्रकार जो जॉन लॉक हैं उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून का जो है वर्णन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उनके द्वारा प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार मिले हुए थे उसको समझने का प्रयास करते हैं। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता है। जॉन लॉक का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य को उसके जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इसे दूसरे व्यक्ति, राज्य या फिर सरकार या किसी अन्य शक्ति द्वारा छीना नहीं जा सकता। इसे लॉक प्राकृतिक अधिकार कहता है। इसमें मुख्य रूप से जो है जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये अधिकार शामिल हैं। कहने का अर्थ ये कि जॉन लॉक जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताते हैं और उनका ये मानना है कि हर मनुष्य को जो है जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये 3 अधिकार रखते हैं और कहते हैं अब ये अधिकार जो है वो जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त हैं तो कोई भी व्यक्ति, राज्य, सरकार या फिर अन्य कोई शक्ति जो है वो इन तीनों अधिकारों को छीन नहीं सकती। और इसे ही जॉन लॉक जो है वो प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, जिसे प्राकृतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को या फिर मिला है। जॉन लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अधिकारों को मनुष्य अपने साथ जन्म से ही राज्य या फिर समाज में लाता है। इसीलिए जब समाज या फिर राज्य या सरकार की उत्पत्ति होती है तो इनके द्वारा व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है। व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई भी इन अधिकारों को छीन या बदल नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में लॉक बताते हैं कि ये वो अधिकार है जो कि व्यक्ति जो है उसे जन्म से ही ये अधिकार मिला हुआ है और जब राज्य या समाज का निर्माण होता है तो समाज, राज्य या फिर सरकार को व्यक्ति के इन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी आधार पर जो है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश या फिर प्रतिबंध या फिर कम ज्यादा करना ये नहीं किया जा सकता। वो बताते हैं कि व्यक्ति का ये जन्म सिद्ध अधिकार है और इन अधिकारों को
छीना या फिर बदला नहीं जा सकता। उनकी जो बुक है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इसके अंतर्गत लॉक जिस पर अत्यधिक बल देते हैं वह यह है कि राज्य के निर्माण का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के इन्हीं यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करना है। यह प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था से ही राज्य तथा समाज के अंतर्गत लेकर आता है, इसीलिए यह अनहरणीय है। जॉन लॉक जो है वो अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में जो है प्राकृतिक अधिकार के संबंध में तर्क देते हैं। राज्य के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज या राज्य में जो व्यक्ति हैं उनको जो प्राकृतिक अधिकार मिला हुआ है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये 3 शामिल है, इसकी सुरक्षा करना है। वो सीधे सीधे इस बात को कह देते हैं कि राज्य का एक्चुअल में निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि वो व्यक्ति के इन्हीं अधिकारों को सुरक्षित कर सके। वो बताते हैं कि व्यक्ति के ये जो अधिकार हैं, एक तो उसे जन्म से ही उसे मिले हुए हैं, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे छीन नहीं सकता। इसके अलावा राज्य का जब निर्माण होता है तब राज्य के द्वारा उसे ये अधिकार नहीं दिया जाता, बल्कि प्राकृतिक अवस्था से ही प्रत्येक व्यक्ति जो है इन अधिकारों को राज्य में लेकर आते हैं। तो राज्य का ये प्रमुख उद्देश्य बन जाता है कि वो व्यक्ति के इन अधिकारों का रक्षा करे। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि राज्य जो है वो व्यक्ति के इन अधिकारों को किसी भी आधार पर सीमित करें या फिर उसको छीनने का प्रयास करें। जॉन लॉक जो है वो इन प्राकृतिक अधिकारों को अनहरणीय बताते हैं, यानी राज्य द्वारा या सरकार द्वारा इन अधिकारों का हरण नहीं किया जा सकता, इसे बदला या छीना बिल्कुल नहीं जा सकता। जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते द्वारा राज्य तथा समाज का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए किया है। जॉन लॉक का मानना है कि सभी प्राकृतिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। जॉन लॉक जो है वो संपत्ति के अधिकार को क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, इसको हम समझते हैं। उनका कहना है कि क्योंकि इस अधिकार की रक्षा करने पर अन्य अधिकार यानी कि स्वतंत्रता और समानता, ये दोनों अधिकार जो है स्वयं सुरक्षित हो जाएंगे। जॉन लॉक जो है संपत्ति के अधिकार को लेकर कुछ मान्यताओं का जिक्र करते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला वो बताते हैं कि भगवान ने इस संसार को निर्मित किया है तथा पृथ्वी और इससे प्राप्त उपज सभी को सामूहिक उपयोग के लिए दिया है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार जो है एक प्रारंभिक मान्यता है। कहने का अर्थ ये कि संपत्ति के अधिकार को वो सर्वोच्च मानते हैं। वो कहते हैं यदि व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार है तो बाकी 2 अधिकार जिसमें स्वतंत्रता, जीवन, समानता ये सभी हैं, ये सब अपने आप जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे। अब ये सुरक्षित क्यों हो जाएंगे, इसके लिए वो कुछ तर्क देते हैं, या फिर संपत्ति के अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए वो कुछ तर्क देते हैं। जिसमें सबसे पहला वो बताते हैं कि भगवान ने इस संसार को निर्मित किया है, जिस पर जो है हमने अपने प्राकृतिक कानून जब हम डिस्कस कर रहे थे इस पर हमने चर्चा किया था। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी और इससे प्राप्त जो उपज है वो सभी को सामूहिक उपयोग के लिए दिया है। यानी अब जब संसार का निर्माण जो है वो ईश्वर ने किया है तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो भी उपज होगी वो सभी समान रूप से सभी लोगों के हित में होगी, और यहाँ की जो उपज है उसे सामूहिक उपयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार जो संपत्ति का अधिकार है वो प्रारंभिक मान्यता है, यानी सभी को संपत्ति का अधिकार मिलना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने संसार को निर्मित किया है और यहाँ की जितनी भी उपज है या जो कुछ भी है वो यहाँ के सभी व्यक्तियों का है और उसका बंटवारा भी सभी में समान रूप से होना चाहिए। इसीलिए संपत्ति का अधिकार सभी व्यक्ति को समान रूप से मिलना ही चाहिए। दूसरा वो तर्क देते हैं कि जीवन जीने के लिए भोजन जो है वो प्रथम आवश्यक शर्त है और इसे पूरा होना चाहिए। अब ईश्वर जो है उन्होंने पृथ्वी की रचना की है और पृथ्वी से जो उपज प्राप्त हुआ है वो सभी के सामूहिक उपभोग के लिए प्रदान किया है। अब व्यक्ति का जो जीवन है तभी सुरक्षित रह पाएगा जब सभी व्यक्तियों को पृथ्वी की ये जो उपज है वो प्राप्त होगी, ताकि वो अपने जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित भी कर सके। तीसरा वो संपत्ति के अधिकार के संबंध में तर्क देते हैं और ये बताते हैं ईश्वर ने सभी उपज को सामूहिक उपभोग हेतु दिया है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपना श्रम जमीन के साथ मिलाता है और उस श्रम से जो नई उपज
प्राप्त होगी वह उसकी अपनी निजी संपत्ति होगी। अब जो जॉन लॉक हैं वो निजी संपत्ति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये ठीक है कि ईश्वर ने सभी लोगों को बनाया है और ईश्वर ने इस संसार का निर्माण किया है और प्रत्येक व्यक्ति में जो है सोचने समझने के लिए विवेक भी दिया है। अब व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग जो है बहुत से कार्यों के लिए कर सकता है, जिसमें वो निजी संपत्ति के निर्माण की भी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ईश्वर है उन्होंने पृथ्वी पर जो भी उपज है उसके सामूहिक उपभोग या फिर सामूहिक उपयोग के लिए दिया है। लेकिन वो बताते हैं कि यदि व्यक्ति अपना श्रम यानी अपनी मेहनत जमीन के साथ लगा देता है और उस श्रम को जब उस जमीन के साथ मिलाता है और उसके बाद जो है परिणाम स्वरूप एक नई उपज प्राप्त होती है, तो वह उपज जो है उस व्यक्ति की निजी संपत्ति होगी। अब उस संपत्ति पर जो है किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। इसे दूसरे शब्दों में हम और सही तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर जो है हल चलाता है, मेहनत करता है, अपना मेहनत जो है उस जमीन के साथ लगाता है और वहां पर वो खेती करता है और किसी फसल को वो बोता है। अब जो फसल आएगी, ये जो फसल है ये इसकी निजी संपत्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये कोई प्राकृतिक देन नहीं है। अब समाज में दूसरे व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो इस संपत्ति का प्रयोग कर सकें। हम आगे बढ़ते हैं और लॉक ने जो निजी संपत्ति पर अपने विचार दिए हैं इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में इस दृष्टिकोण से संपत्ति सामान्य थी कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था कि उसके जीवन के लिए जो आवश्यक हो वह ले ले। उस ईश्वर ने जिसने विश्व को मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है और मनुष्य को जो है बुद्धि भी प्रदान की है ताकि वो जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और सुविधाओं के लिए उसका प्रयोग कर सकें। यद्यपि संसार में जो फल स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं तथा जो पशु इसमें पाए जाते हैं वह मानव जाति की सामान्य संपत्ति होती है और किसी भी व्यक्ति का उन पर निजी अधिकार नहीं होता। कहने का अर्थ ये कि जो ईश्वर हैं उन्होंने मनुष्यों को जन्मा है और इस पृथ्वी की भी रचना की है। इसके अलावा जो ईश्वर हैं उन्होंने इस पूरे संसार को, इस विश्व को जो है मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाई है। यानी यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों का है। इस संसार में जो फल फूल पेड़ पौधे ये सभी हैं और ये जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं यानी प्रकृति द्वारा स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कुछ पशु होते हैं, ये भी स्वाभाविक रूप से हमें जंगलों में देखने को मिलते हैं या फिर हमारे आसपास जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन सब पर जो है व्यक्ति का सामान्य रूप से सामान्य अधिकार है। ये सभी लोगों की सामान्य संपत्ति है और इन पर जो है किसी भी व्यक्ति का कोई भी निजी अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन आगे चलकर जॉन लॉक जो हैं वो ये बताते हैं कि प्रकृति से जिन वस्तुओं को मनुष्य अपना श्रम लगाकर अलग कर लेता है उनमें ऐसी चीज का मिश्रण कर देता है जो उसकी निजी है। कहने का अर्थ ये कि प्रकृति की ये सारी जो चीजें हैं इस पर सभी लोगों का सामान्य अधिकार है, लेकिन यदि व्यक्ति जो है इसमें अपना कुछ श्रम लगा देता है या कुछ ऐसी चीजों का मिश्रण कर देता है जो व्यक्ति का खुद का हो। अब जब उसमें अपना श्रम लगा दिया या कुछ ऐसी चीज का मिश्रण कर दिया जो उसका खुद का है, तब वो उसे प्रकृति से अलग कर देता है। यानी अब ये सामान्य संपत्ति नहीं रह गई और इसके बाद वह जिस वस्तु या संपत्ति का निर्माण करता है वह उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। अतः लॉक यहाँ अब एक सीमित संपत्ति की बात करता है और इनकी सीमाओं का जिक्र करता है। इसके बाद लॉक जो हैं वो निजी संपत्ति तो मानते ही मानते हैं, अब वो ऐसा भी नहीं मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना अधिक से अधिक श्रम मिला दे और वो अनगिनत संपत्ति रख सकता। इसको जो है सीमित करने के लिए वो सीमित संपत्ति की बात करते हैं। कहने का अर्थ ये कि जब व्यक्ति निजी संपत्ति का निर्माण कर रहा हो यानी प्रकृति से जो चीजें उसे सामान्य संपत्ति के रूप में मिली है उसमें जब वो अपना श्रम मिला रहा हो तब उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला, व्यर्थ ना होने की सीमा। कहने का अर्थ ये कि व्यक्ति केवल उतनी ही संपत्ति का निर्माण करे जिसका वो इस्तेमाल कर सके। वो किसी भी आधार पर जो है व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। उसके द्वारा जो संपत्ति का निर्माण किया गया
उसका वो पूरी तरीके से उपयोग कर सके। दूसरी सीमा का वो जिक्र करते हैं जिसमें जो वो है पर्याप्तता की सीमा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार केवल उतना ही संपत्ति बनाए या फिर अर्जित करे जितना उसके लिए आवश्यक है, ताकि अन्य लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में संपत्ति बची रहे। आगे वो तीसरी सीमा का जिक्र करते हैं जिसमें वो श्रम की सीमा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल उतनी ही संपत्ति अर्जित कर सकता है जितना वह श्रम से अर्जित किया हो। कहने का अर्थ ये कि श्रम लगाकर उसने जो जो संपत्ति बनाई है या जितनी संपत्ति उसने बनाई है वही उसकी वास्तविक निजी संपत्ति होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप बिना श्रम लगाए जो है किसी संपत्ति को आप जो है निजी संपत्ति घोषित कर दें, जैसा कि रूसो के संदर्भ में हुआ था। वो जब निजी संपत्ति या फिर पहली बार जब संपत्ति का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में जिक्र करते हैं। रूसो बताते हैं कि व्यक्ति था, उसने एक जमीन के टुकड़े पर जो है घेरा लगाया और बता दिया कि ये जो है आज से मेरा है, और कुछ लोग जो है उसको मान गए, ये जो है वो इसका है। और उसी समय से रूसो बताते हैं कि निजी संपत्ति का उद्भव हो गया और व्यक्तियों में जो है निजी संपत्ति बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये बिल्कुल भी लॉक यहाँ नहीं कहते कि आप जो है बिना श्रम के कोई संपत्ति अर्जित कर सको। तो श्रम आपका होना ही होना चाहिए, तभी आप निजी संपत्ति बना सकते। और निजी संपत्ति बनाते समय जो है आपको कुछ सीमाओं का भी ध्यान रखना है, जिसमें व्यर्थ ना होने की सीमा, आप उतनी ही संपत्ति बनाओ जिसका आप उपयोग कर सको। उसके बाद पर्याप्तता की सीमा, आप उतनी ही संपत्ति बनाओ जो आपके लिए जरूरी हो, ताकि अन्य लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे। इस प्रकार जो है हम उनके निजी संपत्ति संबंधी विचारों को भी समझ सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और उनके द्वारा जो सामाजिक समझौते संबंधी विचार दिया गया उसको समझने का प्रयास करते हैं। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था सद्भावना, सहयोग, परोपकारी, सामाजिक व शांति प्रिय होने के बावजूद सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल सबसे अधिक जरूरी है। इसके अलावा जो जॉन लॉक हैं उनकी जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार जैसी विशेषताएं भी मौजूद थी। इन सब के बावजूद जो है लोगों को सामाजिक समझौता क्यों करना पड़ा, लोगों को राज्य या फिर सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है कि जहां पर जो प्राकृतिक अवस्था है वो इतनी अच्छी है कि लोग जो है शांति प्रिय तरीके से रह रहे हैं, लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी। जबकि थॉमस हॉब्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें जो है हमें सामाजिक समझौते की आवश्यकता जो है वो सीधे तौर पर दिखाई देती है कि उनकी प्राकृतिक अवस्था जो है युद्ध की अवस्था थी, एक दूसरे के बीच विवाद हमेशा बने रहते थे, हमेशा जो है उसमें हिंसात्मक मृत्यु का खतरा बना रहता था। और इन सब पर अंकुश लगाने के लिए जो है लोगों ने मिलकर एक सामाजिक समझौता किया और एक सत्ता या फिर प्रभु सत्ता या फिर सरकार की जो है स्थापना करते हैं। लेकिन जॉन लॉक के संदर्भ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर क्यों सामाजिक समझौते की जो है वो आवश्यकता पड़ी, हम इन्हीं प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और इसको समझते हैं हम। सामाजिक समझौता क्यों? जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता होने का प्रमुख कारण प्राकृतिक कानून थे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक नियमों या कानूनों को लागू करने और उनको भंग करने की स्थिति में जो है दंड देने का जो व्यक्तिगत अधिकार था, इसी अधिकार ने जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें शांत वातावरण और सुखी जीवन को युद्ध की स्थिति और कष्टमय जीवन में परिवर्तित कर दिया। कहने का अर्थ ये कि जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें सब कुछ प्राकृतिक कानून के हिसाब से चलता था। इसमें जो व्यक्ति हैं वो खुद ही जो प्राकृतिक नियम हैं या कानून हैं उसको लागू करते थे, और यदि कोई व्यक्ति इन कानूनों या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड भी देते थे। इसी व्यक्तिगत अधिकार के चलते जो है प्राकृतिक अवस्था की जो शांत वातावरण था, जो व्यक्तियों का सुखी जीवन था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया और वो आगे चलकर कष्टमय जीवन में परिवर्तित हो गया। उनका कहना है कि प्राकृतिक अधिकार में जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वो आत्महित के आधार पर इन प्राकृतिक नियमों या फिर कानूनों का व्याख्या करने लगे और अब वो बदले की भावना से जो है एक दूसरे को दंड देने लगे। इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में मनमुटाव उत्पन्न होने लगे। अब वो अपने लाभ के लिए जो है इसका प्रयोग करने लगे
उनमें जो है दूसरे व्यक्तियों के प्रति जो है प्रतिशोध या फिर बदले की भावना उत्पन्न हो गई, और अपने उस बदले को पूरा करने के लिए वो प्राकृतिक कानून का प्रयोग करते थे और उस प्राकृतिक कानून को आधार बनाकर उन्हें दंड देने लगे। इस कारण से पूरी प्राकृतिक अवस्था जो है वो अस्त व्यस्त हो गई और उनमें युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी। और लॉक के अनुसार इस स्थिति से उभरने के लिए या फिर इससे बाहर निकलने के लिए जो है सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में लॉक के अनुसार प्रमुख 3 कारणों के चलते सामाजिक समझौता करने की आवश्यकता पड़ी। वो 3 कारण कौन कौन से थे? पहला, मानव निर्मित नियम या कानून का अभाव। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो है कोई भी मानव निर्मित कानून या फिर नियम नहीं था। वो सभी लोग जो हैं वो प्राकृतिक कानून पर ही निर्भर थे। दूसरा जो है नियम या कानूनों को क्रियान्वित करने वाली संस्था का अभाव। इसके अलावा वो बताते हैं कि एक तो नियम नहीं थे और दूसरा जो नियम थे या फिर जो कानून थे उनको क्रियान्वित करने वाली संस्था नहीं थी। उसको कैसे लागू किया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका अभाव था। तीसरा वो बताते हैं कि नियमों या फिर कानूनों की व्याख्या करने वाली संस्था का भी अभाव था। यानी समाज में जो कानून है या जो नियम है वो सही है या गलत है, इसकी व्याख्या कौन करेगा, और यदि कोई उस कानून का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड कौन देगा। इन 3 प्रमुख कारणों के चलते सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सामाजिक समझौते की बात करते हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में अशांति, अन्याय, अत्याचार, संघर्ष, इन सबके उत्पन्न होने के कारण सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी। अब लोगों ने मिलकर शांति, सुरक्षा और दंड देने के लिए समझौता किया। इस समझौते के अनुसार मुख्य रूप से 2 संस्थाओं का निर्माण हुआ। पहला जो है वो है नागरिक समाज और दूसरा जो है वो है सरकार। कहने का अर्थ ये कि प्राकृतिक अवस्था में जो है धीरे धीरे अशांति फैल गई, अन्याय, अत्याचार और संघर्ष ये बढ़ने लगा और इस कारण इससे बचने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई और उन्होंने मिलकर जो है शांति, सुरक्षा और दंड देने के लिए समझौता किया। और अब यहाँ पर जो है लोगों ने मिलकर एक समझौता किया और उस समझौते के उपरांत जो है 2 संस्थाओं का निर्माण होता है। सबसे पहला जो है वो है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, और दूसरा जो है सरकार, गवर्नमेंट। अब ये जो सरकार है इन 3 नियमों को पूरा करती है और सरकार में जो है विधायिका, कार्यपालिका और संघीय शक्ति, इसका निर्माण किया गया। विधायिका जो है वो कानूनों को निर्मित करेगी, कानून को बनाएगी। अब राज्य या समाज में जो है कैसे नियम होंगे इसका निर्धारण करेगी। कार्यपालिका जो है उन कानूनों को क्रियान्वित करेगी, उसको लागू करेगी, और संघीय शक्ति जो है ये उसको परिभाषित करने का कार्य करेगी। हालांकि जो लॉक हैं वो संघीय शक्ति को विदेशी मंत्रालय के तौर पर देखते हैं। इस प्रकार हम जॉन लॉक द्वारा जो सामाजिक समझौते का विचार दिया गया उसे समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और जॉन लॉक ने जिस सामाजिक समझौते की बात करी है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है सभी अधिकारों का त्याग नहीं। कहने का अर्थ ये कि जब हमने हॉब्स के संबंध में पढ़ा था तो जब हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें जब सामाजिक समझौता होता है तब सभी व्यक्ति जो हैं अपने संपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के समूह को त्याग देते हैं। लेकिन जॉन लॉक जिस सामाजिक समझौते की कल्पना करते हैं उसमें वो इस बात को नहीं मानते और उनका कहना है कि व्यक्तियों ने सभी अधिकारों का त्याग नहीं किया था। वो केवल 3 ही अधिकार जो हैं वो राज्य को सौंपता है। पहला जो है वो है प्राकृतिक कानून की व्याख्या करना, दूसरा जो है उस कानून को क्रियान्वित करना और तीसरा जो है वो भंग करने वाले को दंड देना। यही 3 अधिकार जो है वो समझौते के उपरांत जिस राज्य या सरकार का निर्माण होता है उसको व्यक्ति सौंपते हैं। बाकी सभी अधिकार जो है वो व्यक्ति के पास ही होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सीमित सरकार का निर्माण। अब ये जो सरकार का निर्माण होगा समझौते के बाद इसको किसी भी प्रकार से जो है मनमानी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तियों ने इन्हें जो है सभी अधिकार नहीं दिए हैं। अब जब इसे सभी अधिकार नहीं दिए हैं तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो जिस भी सरकार या संस्था का निर्माण होगा वो सीमित ही होगा।
तो वो सीमित सरकार का भी निर्माण करते हैं। और इसके बावजूद यदि ये सरकार निरंकुश होती है या फिर व्यक्ति पर अत्याचार करती है, तो जो जॉन लॉक हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को क्रांति का भी अधिकार देते हैं। इस कारण ये जो सरकार है वो सीमित सरकार होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है एक समझौता दो संस्थाएं, यानी जॉन लॉक के संबंध में जो सामाजिक समझौता होता है इसमें केवल एक ही समझौता होता है और दो संस्थाओं का निर्माण होता है। सबसे पहला जो है वो है नागरिक समाज, जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, या फिर राज्य का निर्माण होता है। और दूसरा जो है वो सरकार का निर्माण होता है, जिसमें हम विधायिका, कार्यपालिका और संघीय शक्ति देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है क्रांति का अधिकार। लॉक का कहना है कि यदि सरकार अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो लॉक के अनुसार नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार है, और यही क्रांति का अधिकार जो है वो सीमित सरकार के निर्माण में भी अपना योगदान देता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्राकृतिक अवस्था में वापसी संभव नहीं। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता भंग होने की स्थिति में केवल सरकार का विघटन होगा। ऐसी स्थिति में लोग नागरिक समाज के अंतर्गत चले जाएंगे, ना कि प्राकृतिक अवस्था में। कहने का अर्थ ये कि जब हमने थॉमस हॉब्स को पढ़ा था उसमें क्या था, यदि उनका जो सामाजिक समझौता था या उसके बाद जो प्रभुसत्ता की स्थापना हुई, यदि व्यक्तियों ने उसे भंग किया तब वो जो है सीधे प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। और प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? युद्ध की अवस्था थी। लेकिन जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता हुआ और उसके बाद जिस संस्था का निर्माण हुआ उसमें दो चीजों का निर्माण हुआ था, पहला नागरिक समाज और दूसरा सरकार। अब वो ये बताते हैं कि यदि किसी भी कारण ये जो सामाजिक समझौता है इसका विघटन होता है या फिर इसे भंग किया जाता है, तब ऐसे में जो है केवल सरकार का ही विघटन होगा और एक सरकार के बदले फिर दूसरी सरकार की स्थापना होगी। और जब सरकार नहीं होगी, ऐसी स्थिति में वो किसी भी आधार पर जो है प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएंगे, बल्कि वो नागरिक समाज में ही रहेंगे, क्योंकि समझौते के उपरांत जो है दो संस्थाओं का निर्माण हुआ, पहला नागरिक समाज और दूसरा सरकार। तो ऐसे में केवल सरकार का ही विघटन होगा। इस प्रकार सामाजिक समझौते के संदर्भ में ये वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आप सभी को समझना बहुत जरूरी था। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपको थॉमस हॉब्स के विचार और जॉन लॉक के विचार जो हैं कैसे एक दूसरे के विपरीत हैं, इसको समझने में मदद करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और अब जॉन लॉक के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वो है जॉन लॉक जो है वो यूके में विग दल का सदस्य था। इसके बाद जॉन लॉक जो है वो बार बार ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि सरकार शब्द का। इसके अलावा लॉक जो है वो विद्रोह के पवित्र अधिकार में विश्वास करता है, इसीलिए उन्होंने जो है क्रांति का अधिकार, जिसे वो अपील टू हेवन बताते हैं, देते हैं, क्योंकि जॉन लॉक जो थे वो गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित था। आप कमेंट बॉक्स में बताएं गौरवपूर्ण क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है और ये कब हुई थी। इसके अलावा जॉन लॉक को क्रांतियों का प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने सरकार, जिसे वह ट्रस्ट कहता है, इसके विरुद्ध लोगों को क्रांति का अधिकार देता है। जॉन लॉक का कहना है कि जहां कानून का अंत होता है वहीं अत्याचार प्रारंभ होता है। इसके अलावा लॉक कहते हैं कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट है। इसके अलावा लॉक ने जो है मानव मस्तिष्क को कोरी स्लेट या फिर टबुला रसा कहा है और इसी आधार पर जो है इन्हें अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है। वो कहते हैं कि जन्म के समय बच्चे का दिमाग जो है वो कोरी स्लेट या फिर टबुला रसा होता है और धीरे धीरे अनुभव के आधार पर वह सीखता रहता है। इस वीडियो में हमने जॉन लॉक के संबंध में चाहे उनका जीवन परिचय हो, उनके द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई उसको हमने देखा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में उनका महत्व क्यों है इतना, इसको हमने जाना। उसके बाद उन्होंने जितने भी विचार दिए, चाहे वो मानव स्वभाव संबंधी हो, प्राकृतिक अवस्था संबंधी हो, जिसमें वो प्राकृतिक कानून, निजी संपत्ति, प्राकृतिक अधिकार, इन सभी की बात करते हैं, या फिर उनका जो सामाजिक समझौते का विचार है, इसको हमने समझा है। इसके अतिरिक्त जॉन लॉक के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे और महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन तमाम चीजों पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है।
हम अपनी अगली वीडियो में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक नए विचारक के साथ फिर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने विचार जो हैं कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। यहाँ आपको इनसे संबंधित अपडेट और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलती रहेगी। एक बार फिर आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।